लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर आपके सामने नामांकन की रखेंगे। घाटशिला उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन का नामांकन हो चुका। इस दौरान बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, एजेएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो, जेडीयू विधायक सरयू राय भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने राज्य सरकार की कमी को गिनाते हुए अपने बीजेपी की जीत का दावा किया। 11 नवंबर को यहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग है और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले नामांकन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पार्टी के तमाम बड़े चेहरे आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बाबूलाल सोरेन की तरफ से नामांकन किया गया। बीजेपी उम्मीदवार हैं बाबूलाल सोरेन, जिन्होंने जीत का दावा किया और नामांकन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पार्टी की तरफ से देखिए बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जेडीयू विधायक सरयू राय भी मौजूद रहे और सभी ने राज्य सरकार की कमी गिनाते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया है। तो बाबूलाल सोरेन कौन है, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। चंपाई सोरेन के बेटे हैं। 2024 में बाबूलाल को 75,000 वोट भी मिले थे। बीजेपी के उम्मीदवार इस बार के उपचुनाव में हैं। बीजेपी के नेतृत्व में एक बार फिर से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोल्हान क्षेत्र में चंपाई सोरेन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है और इसी वजह से पार्टी की तरफ से उनको उम्मीदवार भी बनाया गया है कि चंपाई के प्रभाव को बीजेपी साध सके। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन। विधानसभा का चुनाव पिछला ये लड़ चुके हैं। पिछले विधानसभा में इसी सीट से उन्होंने चुनाव लड़े थे और अब देखिए 75,000 वोट उस वक्त 2024 में बाबूलाल सोरेन को मिले थे। बीच में रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी गरीबों का, दलितों का, आदिवासी का पार्टी है। हर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी रहता है तो निश्चित तौर पर उपचुनाव में घाटशिला विधानसभा से कमाल खेलेगा और भारी मतों से हम लोग विजय बनेंगे। नहीं, मंत्र क्या निकालना है कि वे लोग इस सरकार से उब चुके हैं। अब झारखंड को लुटेरों से बचाना, भ्रष्टाचारियों से बचाना, घुसपैठियों से बचाना है। तो मैंने यही कहा कि गैर जवाबदेह सरकार के खिलाफ में और एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में जनादेश की अपील हमारी रहेगी और हमें भरोसा है कि लोग ऐसे विषय पर खड़े होंगे। इस चुनाव को एनडीए जीता है तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बहुमत है उनको, मगर सदन के भीतर जनता की आवाज़ जोरदार तरीके से उठाने वाला जो समूह है उसमें विपक्षी विधायक के रूप में श्रीमान रविशंकर जी और आज अनेक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उपस्थित हुए आप सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की इस वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम जिस भूमि पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं वो भूमि महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, आर्यभट्ट, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और अभी के नजदीकी इतिहास में जाए तो बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण बाबू, कई महानुभावों के ये भूमि जन्मभूमि भी रही, कर्मभूमि भी रही। यही भूमि से लगभग 750 साल तक पूरे देश का शासन भी चला। चेतना का प्रवाह यहीं से अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक पहुंचा। यही भूमि पर नालंदा का विश्वविद्यालय भी बना।
जिस ज्ञान के मंदिर में दुनिया भर के लोग अलग अलग विधाओं का ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे, यही भूमि की राज्य व्यवस्था में दूर सुदूर अफगानिस्तान में विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विद्यापीठ का 4 शतक तक वित्त पोषण किया और यहीं से खगोल शास्त्र, भूमिति, गणित, आयुर्वेद, कई प्रकार की विधाओं में बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हुई। आजादी के आंदोलन को भी उठाकर देखें तो चंपारण का सत्याग्रह हो या यहां इस भूमि से निकले हुए राजेंद्र बाबू, बाबू जगजीवन राम, जयप्रकाश नारायण, कई सारे योद्धाओं ने, स्वतंत्र सेना संग्राम के योद्धाओं ने, भैया हो गए आप बैठ जाओ, यहीं रहकर खड़ा रहने वाला, नया फोटो क्या मिलेगा आपको, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहीं से निकले स्वतंत्रता सेनानियों ने एक निर्णायक मोड़ हमारे स्वतंत्र संग्राम को दिया और आजादी मिलने के बाद इंदिरा जी की सत्ता पिपासा ने आपातकाल नाम का एक गहरा जख्म जब हमारे लोकतंत्र को देने का प्रयास किया, यही भूमि से जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ी और विजय भी प्राप्त की। तो आजादी से लेकर कई सालों तक बिहार का देश के राजनीतिक जीवन में, देश के समाज जीवन में, देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा। मगर आज मैं जब आया हूं तब पुरानी थोड़ी बात याद कराने आया हूं। हम सब ने सोचना पड़ेगा कि क्या हो गया वो उज्जवल इतिहास वाले बिहार को कि बिहार चलते 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 बीमारू राज्य में गिनती हो गया। जो बिहार कभी देश के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष दिया करता था, सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबूजी को दिए थे, जिस बिहार ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र पर जो हमला हुआ, इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व बिहार ने किया था, वो बिहार अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि एक बीमारू राज्य के रूप में, एक पिछड़े राज्य के रूप में देश भर में, दुनिया भर में जाना गया। आज भी जो लोग विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का आकलन का काम करते हैं, वो सभी एक विषय पर एकमत है कि बिहारी युवाओं की बुद्धिमत्ता समग्र भारत में नहीं, समग्र विश्व में श्रेष्ठतम है। तो मां गंगा की कृपा है, 50 फुट नीचे पानी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश इंसान भी है और बुद्धिमत्ता में हम किसी से कम नहीं हैं। तो क्या हो गया कि बिहार बीमारू राज्य बनकर रह गया? कभी न कभी जो लोग बिहार को अपने प्रतिष्ठित स्थान पर पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं, इन्होंने इस पर जरूर विचार करना पड़ेगा। ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार की प्रतिष्ठा का पतन हुआ? ये कौन सा कालखंड था जिस कालखंड में बिहार बीमारू राज्य बन गया? कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 15 साल के जंगल राज में ही बिहार ने गौरव, संपत्ति और विद्या तीनों को गंवाया।
ईस्वीसन पूर्वे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महाभारत कालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला बिहार सिर्फ 15 साल के कालखंड में, 15 साल के जंगल राज के कालखंड में ही अपनी सभी प्रकार की गरिमाएं, ऐश्वर्य और उत्कृष्टता खो बैठा। आप कल्पना करिए कैसे 15 साल होंगे। यहां कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने वो जंगल राज नहीं देखा होगा। पूछेगा किसी घर के बड़ों को कि किस प्रकार का शासन दिया था लालू रबड़ी की जोड़ी ने। करप्शन के केस में जेल में जाने के बाद जब जमानत हुई तो कोई हाथी पर बैठकर जुलूस निकाल कर वापिस आता है। हमने इस प्रकार की बेशर्मी हमारे जीवन में नहीं देखी। मित्रों, 15 साल में बिहार हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, देश में योगदान की दृष्टि से और मौकों की दृष्टि से, सभी दृष्टि से पिछड़ गया। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे, वो धीरे 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 बिहार छोड़कर जाने लगे। व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक कर गया और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक दिखा। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे ढकेलने का काम किया और वो ही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने खड़े। मैं पूछना चाहता हूं, लालू एंड राहुल कंपनी को कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है, तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित हो चुका है। बिहार के ढेर सारे जिलों में 2 घंटा पहले मतदान समाप्त कर दिया जाता था। पटना के अंदर मतदान शाम को 5 बजे तक होता था और नक्सल बेल्ट के अंदर मतदान 3 बजे समाप्त कर दिया जाता था। हमने तो मांग की है, शायद सालों के बाद, दशकों के बाद पहला चुनाव होगा जो पूरे बिहार में शाम को 5 बजे तक होगा, क्योंकि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। बिहार के एक भी थाने में अब नक्सलियों की तूती नहीं बोलती। धीरे 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 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में और 11 साल की डबल इंजन सरकार ने, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार को अपनी खोई हुई सभी गरिमा सैन पुनः लौटाने का काम किया है। और अब बिहार तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बिहार तैयार है देश की राजनीति, देश के अर्थतंत्र, देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की कृषि व्यवस्था में अपना पुराना स्थान प्राप्त करने के लिए। और मैं मानता हूं कि बिहार ये कर सकता है, क्योंकि यहां देश भर का आर्थिक विकास का अगर एनालिसिस करते हैं तो पूंजीपति चाहे कोई भी हो,
भारत में बने उत्पाद के अंदर हमारे बिहारी भाई के पसीने की महक है। मेहनत कश इंसान भी है, पानी भी है, फर्टाइल लैंड भी है और बुद्धिमत्ता भी है। जरूरत सुशासन की थी और ये 20 साल जो नीतीश बाबू को मिले और 11 साल नीतीश जी और मोदी जी को मिले, इसके अंदर लालू के 15 साल के जंगल राज की सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त करने का काम हमने किया है। मगर मित्रों, कोई एक बड़ा गड्ढा किसी ने बनाया है तो गड्ढा भरने में कहीं से मिट्टी लाकर आप डालते जाओगे और भूमि के समकक्ष बना दोगे, तो इससे मकान बन जाएगा क्या? इमारत तो नहीं बनती ना, गड्ढा भरा है। ये 20 साल में 15 साल का वो गड्ढा भरने का काम हुआ है। ये 21वें साल से 25वां साल इमारत बनाने का काम है, बिहार को आगे बढ़ाने का है, विकसित बिहार बनाने का काम। ये कालखंड बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। बिहार के मतदाताओं को मैं बताने आया हूं कि लालू जी को हटाने के बिहार के जनादेश से बड़ा जनादेश फिर एक बार लालू को रोकने का सिद्ध होने वाला है, क्योंकि बिहार अब द्रुत गति से आगे बढ़ने के कृत निश्चयी हो चुका है। फिर से एक बार एक गति को कोई डिरेल न कर दे, उसकी जिम्मेदारी बिहार के विशेषकर ये बुद्धिजीवी वर्ग जो मेरे सामने बैठा है, आपसे अपेक्षा आपके वोट की तो है ही। इसकी विनती करने के लिए ही मैं आया हूं, परंतु आपसे अपेक्षा है कि पूरे बिहार के जनमानस का आप लोग मार्गदर्शन करिए, जिसके लिए आप सक्षम हो। बिहार के युवाओं को, बिहार की माताओं बहनों को, बिहार की जनताओं को जनमत गढ़ने में मदद करना, ये आपकी भूमिका हो सकती है। बिहार 1.0 में नीतीश जी ने सुशासन की नींव रखी, इसलिए उनको सुशासन बाबू कहा गया। इन्होंने 3 बड़ी व्यवस्थाएं बिहार 1.0 में करी। जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाई, कानून और व्यवस्था की बहाली करी। उन्होंने भ्रष्टाचारी शासन से बिहार को मुक्ति दिलाया और उन्होंने 50% महिला आरक्षण भी दिया। ये बिहार 1.0 जो 20 साल के पहले 10 साल थे, इसमें काम पूरा हुआ और बिहार 2.0 जब मोदी जी और नीतीश जी की सरकार आई, डबल इंजन सरकार आई, बिहार में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगाए गए। गंगा जी पर जितने पुल बन रहे हैं, मैं नहीं मानता कि 11 साल पहले किसी ने इसकी कल्पना की। बिहार आज बिजली कटौती बिहार में कोई ढूंढ नहीं सकता। मैंने खुद बिहार में दौरा किया है मेरी युवावस्था में। गांव के अंदर एक छोटा सा जनरेटर शब्द तो ठीक नहीं है, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लेकर कोई दुकान लगाकर बैठता था। छोटी मोटी चीज चार्ज करानी है तो वहां पहुंचना पड़ता था। मोबाइल आए तो सभी मोबाइल का चार्जिंग वहीं होता था। इसकी दुकानें लगती थी, व्यापार था, क्योंकि गांव में बिजली घरों में थी ही नहीं। बिहार 2.0 में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट तो बने, गंगा पर अनेक पुल बने,
बरौनी रिफाइनरी का विस्तार भी हुआ, बिहटा ड्राई पोर्ट भी बना, बोध गया में IIM बना, भागलपुर में IIIT बना, दरभंगा में एम्स बना, 4 नए एयरपोर्ट बने। इसके अलावे भी हजारों किलोमीटर नए रोड बनाए गए, जिससे कई जगह पर पटना की कनेक्टिविटी घंटों में बदल दी गई और इसने बिहार के विकास को एक नई दिशा दी। ये काम बिहार 2.0 में हुआ और मित्रों, अब समय है बिहार 3.0 का। अगर आप एक बार फिर से इस जंगल राज को रोक देते हैं तो मैं बिहार की जनता को याद कराने आया हूं, मोदी जी का वादा बताने आया हूं। हम उद्योग युक्त बिहार बनाएंगे। बिहार के अंदर रोजगारी ये बहुत बड़ी समस्या है। इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप, बड़े बड़े डेटा सेंटर, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने की व्यवस्थाएं, कंपनियां, क्योंकि बिहारी युवा में सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है, पूरी दुनिया मानती है। भूमि शायद थोड़ी कम होगी, तो ऐसा निवेश लाना चाहिए जिसमें भूमि की जरूरत कम हो, अकल की जरूरत ज्यादा हो। अब मुझे बताइए, काम लालू जी कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? लालू जी तो नहीं कर सकते, राहुल जी कर सकते हैं क्या? केवल और केवल एक काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि ये विजन, ये दृष्टि केवल नरेंद्र मोदी जी के पास है, जो बिहार को आगे बढ़ाएगी।